पैसे वाला एक सेठ हुआ करता था। अमूमन सुभाष उसी के नीचे काम करता था। करीब 7 दिन पहले उसने इस काम को शुरू किया था और अपनी जिंदगी की तमाम मुसीबतों से लड़ते लड़ते आज सुभाष थकने लगा था। लेकिन उसकी बहनों की चिंता उसे हर काम को करने पर मजबूर कर देती है। एक गरीब परिवार से होने के कारण सुभाष ने आज तक काफ़ी मुसीबतों से सामना किया था और आगे भी वो अपनों की फिक्र के लिए हर काम को संपन्न करने के लिए तत्पर रहता। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी पूरी कायनात बदल गई। अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज लगभग बदल गया। कुछ हुआ ऐसा था कि उस दिन वो गांव के सेठ की बालकनी में कुछ काम कर रहा था कि तभी उसे नीचे की ओर कुछ दिखाई दिया। इस समय पर हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था तो वो ठीक से देख नहीं पा रहा था। ये काफ़ी बड़ी हवेली थी और इसकी ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी। ऊपर से देखने पर यह काफ़ी अजीब और छोटी लग रही थी, लेकिन इसकी आंखें चमक रही थी। बिजली की भांति आंखों में चमक देखकर सुभाष के रोंगटे खड़े हो गए। उसे सिर्फ एहसास मात्र से ही ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो अलग सा दिखने वाला है। उस चीज़ की आकृति ऊपर से देखने पर भी बड़ी ही विचित्र और अजीब लग रही थी। तभी सुभाष अपने सेठ के घर से काम करने के बाद कुछ चंद पैसे लेकर रोज रोज अपने घर आ जाता और अपनी बहनों के लिए खाना ले जाता। आज भी उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने सेठ से कुछ पैसे मांगे और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अंधेरा होने को आया था। आसमान में दिखने वाले नीले नीले बादल अब काले काले रूप में तब्दील हो चुके थे। धरातल की सतह पर बिछा हुआ गहरा सन्नाटा भी माहौल को थोड़ा डरावना बना रहा था। लेकिन सुभाष को रोज रोज की आदत थी, उसे इन चीज़ों से कभी डर नहीं लगा। जब सुभाष सेठ के घर से निकलता हुआ अपने पुराने घर की तरफ रवाना हुआ तो उसे ऐसा लगा कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है जिसका उसे सिर्फ एहसास हो रहा है। सुभाष के घर की दूरी यहाँ से कुछ ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन इस छोटे से रास्ते में भी दहशत के बादल कभी भी अपना कहर ढार सकते थे। वो गांव भूतों के लिए काफ़ी बदनाम माना गया था, लेकिन सुभाष इन सभी बातों से अनजान होकर एक कच्चे रास्ते से गुजरने लगा। दरअसल वो एक कंकड़ से बनी हुई बाड़ थी जिसके पास से दूसरे गांव की सीमा शुरू होती थी। कांटेदार नुकीले झाड़ू से बनी हुई उस स्थान से गुजरते हुए अचानक ही सुभाष की नज़र एक पल्लू पर पड़ी। दरअसल सुभाष ने देखा कि झाड़ी के ऊपर एक लाल रंग का पल्लू लटक रहा था और उस पल्लू के ऊपर कोई अनोखी चीज़ें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वहाँ पर बैठा है। हल्का अंधेरा होने के कारण सही से कुछ दिख नहीं रहा था। सुभाष ने उस तरफ एक पत्थर फेंक दिया। वो पत्थर सीधा जाकर उस लाल कलर के पल्लू से टकराया तो उसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सुनकर सुभाष हल्का सा सहम गया। सुभाष को काफ़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसी आवाज़ कैसे आ सकती है। इतने में उसके द्वारा फेंका गया वो पत्थर आकर सीधा उसके सर में लगा और उसके सर से खून आने लगा। लेकिन वो पत्थर अचानक ही वहाँ से किसने फेंका होगा, यही सब जानने के लिए सुभाष ना चाहते हुए भी उन नुकीली झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। सपाट रास्ता और घोर रूप में छाए हुए ये पेड़ पौधे इस तरह के नज़ारे को और भी डरावना बना रहे थे। सुभाष की आंखें अचानक ही एक मजदूर पर टिक गई जो अपने हाथ में फावड़ा लेकर वहाँ के काम को निपटा रहा था। सुभाष ने कांपती जुबान से कहा, अंकल जी, अभी तक आप काम कर रहे हैं? पर उसे सामने से कुछ जवाब नहीं मिला। सुभाष बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर रहा था और वो धीरे धीरे उस मजदूर की भांति दिखने वाले आदमी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ही सुभाष की आंखों में मिट्टी के छोटे छोटे कण पड़ने लगे और उसकी आंखें अब बंद हो गई। ये एक छोटा सा हवा का झोंका था जो पल भर के लिए उसके शरीर को छिन भिन करके निकल गया। अब तो सब कुछ एकदम सही था, लेकिन जब सुभाष ने गौर से देखा तो उसने पाया कि वो एक 40 से 45 साल के बीच का आदमी लग रहा था। लेकिन जब सुभाष ने देखा कि उस आदमी के पैरों की दशा एकदम पीछे की तरफ मुड़ी हुई है तो सुभाष को अपने परिजनों के मुताबिक सुनाई गई कहानियों की याद आ गई, जिनमें उसने सुना था कि भूत के पांव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। और ये सब एहसास करते ही उसने फौरन एक लंबी दौड़ लगा दी। उसके कंधे में एक छोटा सा थैला लटक रहा था जिसमें चिकन के साथ साथ कुछ और खाने की सुविधा भी रखी हुई थी। सुभाष की सांस अब उखड़ने लगी थी। तेज रफ्तार के साथ भागने की वजह से उसका गला सूखने को आया था। उसे इस समय आराम की सख्त जरूरत थी, मगर कैसे? जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी एक बहन भी उसके जस्ट पीछे पीछे भाग रही थी। सुभाष को इस काली माया ने एक बार फिर सोच में डुबा दिया, लेकिन वो तो रुकने को तैयार ही नहीं था। उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो चुका था कि उसके पीछे भाग रही वो लड़की
उसकी बहन तो नहीं है, क्योंकि इतनी रात पर उसकी बहन कमरे से बाहर तक नहीं निकलती। और उस रात अपनी जान बचाकर सुभाष किसी तरह अपने घर के पास पहुंच गया। छोटी छोटी टपरियों से बना उसका घर एक कच्चे मकान के भांति दिखाई पड़ रहा था, जिसके अगल बगल में ईंटों का ढेर था। फिर सुभाष ने एक बार फिर देखा कि उन ईंटों के ढेर के ऊपर उसे कोई बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी सांसें लगातार तेज तेज फूल रही थी। पल भर के खातिर सुभाष वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके बाद जैसे उसकी बहन उसके छोटे से कमरे से बाहर निकली तो वो जल्दी से भागता हुआ उन्हें अंदर ले गया। लेकिन खतरों के बादल अभी भी सर पर मंडरा रहे थे। जहां सुभाष को लग रहा था कि शायद अब वो सही सलामत बच जाएगा और खतरों के काले बादल उसके सर से हट चुके हैं, लेकिन वो गलत था। वास्तविक दहशत का नज़ारा तो देखना अभी बाकी था। कहते हैं जब इंसान को लगता है कि वो अपने हाथों से कुछ खोने वाला है तो उसे इस चीज़ का एहसास काफ़ी पहले से हो जाता है। तभी सुभाष को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अचानक उसका मन भरने लगा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। शायद कुछ गजब होने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। खैर अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था। पत्थरों से घिरे उस मकान के अंदर अचानक ही खलबली मचने लगी। सुभाष को पता चला कि उसकी एक बहन अभी भी उसके कमरे में नहीं है और वो वहां से गायब है। अपनी बहन को अपने पास ना पाकर उसका कलेजा मुंह तक आ पहुंचा। चिंता उसके रोम रोम में बस चुकी थी और अब चाहे मौत हो या फिर कुछ और, उसे बस अपनी बहन को ढूंढना था। अब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। उनका घर गांव से थोड़ा सटा हुआ था, जिस वजह से लोगों का आना जाना बहुत ही कम रहता था। ऊपर से कम उम्र में इतना वजन होने के कारण सुभाष को अपनी बहनों की बहुत चिंता रहती थी। तुरंत ही सुभाष अपनी बहन को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। लेकिन जब वो अपने घर से बाहर निकला तो उसके अंदर दुखों की एक ज्वालामुखी फूट गई। दरअसल उसकी बहन पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी। धीरे धीरे वो उसके करीब जाने लगा, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि अब उसकी मौत हो चुकी है। दुख के कारण वो अपने घुटनों पर बैठ गया और इसी बीच उसकी बहन ने अपनी आंखें खोली तो सच में सुभाष पूरा अंदर तक हिल गया। दरअसल सामने की तरफ नजर आ रही ये लड़की उसकी बहन नहीं बल्कि उसके ही रूप में एक डायन थी, जिसकी खोपड़ी से बदबू निकल रही थी और उसकी फटी हुई खोपड़ी के अंदर से मक्खियां तक भिनभिना रही थी। अचानक उसकी हंसी ने सुभाष को बुरी तरह डरने पर मजबूर कर दिया। उसके खून से सने हुए वो दांत अपनी लंबी चौड़ी कद काठी के लिए बहुत ही मशहूर माने जाने वाले आज सुभाष के समक्ष थे। सुभाष ने इसके बारे में पहले भी काफ़ी सुना था। उसके गांव में ऐसी डायन की चर्चा हुआ करती थी। जिस डायन के बारे में उन्होंने कभी सुना था आज उसने अपनी आंखों के सामने देख भी लिया था। उसका वो रूप जो बच्चों को कभी भी मौत के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दे। उस अजीब और डरावनी दिखने वाले डायन के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी जिसकी मदद से वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतनी देर बाद भी सुभाष अपनी बहन को नहीं ढूंढ सका। लेकिन सुभाष नहीं जानता था कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। सुभाष के ऊपर मौजूद वो बड़ी सी टपरी टूटने लगी और उसके बाद उसके सर पर ही गिर गई। सुभाष के साथ साथ उसकी बहन भी वहीं पर खत्म हो गई और फिर कुछ ही क्षणों में पूरे परिवार का खात्मा हो गया। एक वंश का पूरी तरह नाश हो चुका था। लेकिन दोस्तों आज तक इस बात के रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया कि उसकी एक बहन कहाँ गई, जिसकी ना ही तो डेड बॉडी मिली और ना ही उसका कोई नामो निशान। सारी जगह छानबीन करने के बावजूद आज तक के इस रिकॉर्ड में उस लड़की की जानकारी कोई भी नहीं निकाल पाया। उसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो लड़की गई तो गई कहाँ, उसकी मौत भी हुई या फिर किसी अच्छे घर में पल रही है, इस बात का कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है।